एनजीओ माना जाता है, क्योंकि मैं बहुत ब्लंटली ये बोलता हूँ कि मैं एनजीओज के साथ इंटरेक्शंस करता हूँ और उसका फॉलोअप कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करते। मतलब किसी से, सरकार से करना पड़ेगा कन्फ्रंटेशन, तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, वो नहीं लड़ते। तो कई बार मन करता है कि नहीं, कोई इंटरेक्शन ना करो। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि भाई आप एनजीओज के मतलब ऐसे एंटी रहते हैं, नहीं फिर जाते क्यों आप? मैंने देखो 2-3 फायदे हैं उसके। एक तो ये कि मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं वो बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा, मुझको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और तीसरा बढ़िया सा लंच कराते हैं। तो इसलिए मुझे उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने को कुछ कहने से रोक भी नहीं सकता जो मैं सोचता हूँ। तो बट आई लव यू ऑल पीपल, है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में बैठे हैं तो नेचुरली एक दूसरे को जो मन में आएगा कहेंगे, और कहना भी चाहिए, है? तो ये जो रेगुलेशन वाला जो इशू है ना, ये बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में लोग सोचते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें ना बुनियादी हमको समझने की ज़रूरत है। बुनियादी वो ये है कि 2002 में 11 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका फंडामेंटल राइट है स्कूल चलाना, ठीक है। तो स्कूल चलाना फंडामेंटल राइट कहते ही आप ये समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो ये हो जाती है कि जब तक आपके पास कोई वैलिड लॉ नहीं है, वैलिड लॉ मतलब वैलिड लॉ का मतलब ये कि that can also be tested on the anvil of Article 14, 21, 16, this and that, valid लॉ नहीं है, तब तक आप उनको टच भी नहीं कर सकते। अभी पीछे कोविड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वैलिड लॉ तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, और गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल दिए, जियो है, अलाना फलाना सर्कुलर वगैरह, और उसका क्या नतीजा हुआ? कुछ टाइम तो मतलब कुछ टाइम लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हो गया, देखो गवर्नमेंट कितना हमारा साथ दे रही है, और बाद में वो सारे जो सर्कुलर और जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे पटाखों की तरह जो है ना वो फ्लॉप्ड हो गए हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में इस वक्त इन्होंने 2020 अप्रैल में ये सर्कुलर निकाला कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रिंसिपल हम भी एग्री थे, ठीक है ट्यूशन फी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ सर्कुलर निकाला, और उस वक्त मैंने अपने ट्विटर पे लिखा कि आई वेलकम इट, बट इट शुड बी बाय वे ऑफ ए वैलिड लेजिस्लेशन। उसका नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। अब लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी ये हुई कि 1-1, 1.5 साल का जो एरियर था पीछे का, वो रेगुलर फीस देने में इतने परेशान नहीं है। और किसी के 4 बच्चे पढ़ते हैं और उससे 6 लाख रुपया एकदम आदमी मांगने लगे तो क्या करेगा? तो इस तरीके के सारे पूरे कंट्री में ना प्रॉब्लम हुई है। तो हमें बुनियादी तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि आप इनको अगर रेगुलेट करना चाहते हैं, फीस को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो आपके पास वैलिड लॉ होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं, इनको गर्दन इनकी कर सकते हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके, वो है नॉन कमर्शलाइजेशन, नो प्रॉफिटिंग, कम्युनिटी सर्विस, फिलैंथ्रोपिक, ये बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको दिमाग में रखकर 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फर्स्ट जजमेंट इन द कंट्री वो दिया, और उसको जब हमने 97 में हमने केस डाला तो हमारे पास सिर्फ जो था वो था फी स्लिप और उनी कृष्णन का जजमेंट कि साहब कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने केस डाला उसके बाद हमें ऑडिटेड रिपोर्ट, इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स मिली, वो बैलेंस शीट्स, और उसको हमने फिर एक चार्ट बनाया, और चार्ट में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये बदमाशी करते हैं। और उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि
2 करोड़ रुपए आए, 1 करोड़ रुपया आपने जनरली तनख्वाह वनख्वाह पे खर्च कर दिया, आप 1.5 करोड़ और खर्चा दिखा रहे हैं और 50 लाख रुपया आप डिफिसिट दिखा रहे हैं। मतलब एक स्कूल हर साल 50 लाख डिफिसिट दिखाता है, और एक्चुअली में क्या है कि वो जो 1 करोड़ है ना वो डकार गया, वो खा गया। हिडन प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने नाम दिया था हिडन प्रॉफिट्स। एक स्कूल सोसाइटी से 24% इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, वो ए स्कूल बी स्कूल को वो पैसा ट्रांसफर कर देता है बिना इंटरेस्ट के कोई स्कूल बनाने के लिए। अब सालों से वो जो ए स्कूल ने पैसा लिया है उसका 25-4% वो हर साल सोसाइटी को जा रहा है, जबकि वो पैसा भी उसके पास नहीं है। एक और केस हुआ न्यू इरा पब्लिक स्कूल का, जिसमें ये देखा गया कि उसके जो फीडर स्कूल्स है, फीडर स्कूल को तो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह जो और चलते हैं जहाँ से बच्चे बड़े स्कूल में आते हैं, 5-6 स्कूल है उनके, उसकी जो इनकम है ना वो तो लिखते नहीं है उसके अंदर, और जो सारे खर्चे हैं वो मेन स्कूल के अंदर डाल दिए, प्रोविडेंट फंड ये वो एलाना फलाना। अब कानूनन क्या है, कानूनन ये है कि आप अभी क्या होता है, जैसे कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर के पैसे दे दो पेरेंट, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन कई 50-50 लाख रुपया हर साल डेप्रीशिएशन इनकी उस पर चलता है वो डेप्रीशिएशन दे दो और फिर कंप्यूटर की फीस भी दे दो। समझ गए, 3 चीजें, कंप्यूटर खरीदने के पैसे भी दे दो, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन भी दे दो और कंप्यूटर की फीस भी दे दो। तो हमारा कहना यह कि आप सिर्फ फीस ले सकते हो। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई वो ये निकल के आई, इस वक्त हम केस आर्गू कर रहे थे, उस वक्त एक चीज ये सामने आई कि एक स्कूल था यहाँ पे महावीरा मॉडल स्कूल मेरे ख्याल से, उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए कोई स्कूल बनाना था, 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाया और पूरा फीस में लगा दिया बच्चों की। तो मैंने कहा यार ये 2 करोड़ रुपया अगर फीस देना पड़ेगा तो कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे पेरेंट है। तो ये कुछ समथिंग इज रॉन्ग, फंडामेंटली रॉन्ग। और हमने ये फिर दिमाग लगाया कि यार ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये नहीं होना चाहिए। वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, कंप्यूटर खरीदने का पैसा, डेप्रीशिएशन है, बिल्डिंग बनाने का, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका एक पैसा भी पेरेंट की फीस में लेवी नहीं होना चाहिए। जबकि मेरे जो पेरेंट्स क्लाइंट्स थे वो कहते थे, कोई कह रहा था 5% हो जाए, कोई 10% हो जाए, कोई क्लैरिटी तो नहीं थी ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको छेद दे दोगे ना, जरा सा छेद, तो इसमें से हाथ ही निकाल देंगे। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर टोटल बैन होना चाहिए। और ये आर्गूमेंट हमने जब हाई कोर्ट में करी तो हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है ये सोसाइटी की होती है, तो जो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स है वो स्कूल क्यों दे, उसकी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे क्यों दे। फिर एक और बात सामने आई कि जिस वक्त आप एडमिशन लेते हैं बच्चों के, आप स्कूल में बुलाते हैं, उस वक्त सब चीज़ पहले ऑलरेडी होती है। जब आप रिकॉग्निशन लेते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग है, लैब है, ये है, वो है। और दिल्ली के लॉ के हिसाब से तो 3 महीने की जितनी सैलरी होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए रिजर्व के अंदर। तो हर चीज़ तो इंटैक्ट है। तो जब मैं आ जाता हूँ तो आप मेरे से फिर बिल्डिंग चार्जेस, फलाने चार्जेस जिनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है NK भरगोडिया ने स्विमिंग पूल बनाया, स्विमिंग पूल बना के हर एक की उसमें 2000 रुपये लगा दिए, 2 जी पेरेंट को। हमने कहा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप कैसे ले सकते हैं। फिर जब हमने शोर मचाया तो बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ किया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और बेसिक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, पेरेंट को पैसा देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या देना पड़ेगा, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट वो है जो उस बच्चे पे खर्च होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के मॉडर्न स्कूल के केस में ये कहा कि स्कूल वाले एक पेरेंट से, एक बच्चे से या पेरेंट से दूसरे पेरेंट या बच्चे के खर्चे के लिए नहीं ले सकते। अभी पीछे कितना हमारे अपने पेरेंट लोग ही फैलाते रहते हैं कई चीज़ें तो गलत। वो कह रहे हैं जी ये तो EWS के पैसे हमसे ले रहे हैं, जबकि एक्चुअली लॉ में वो ले ही नहीं सकते और कई जगह नहीं भी ले रहे हैं।
लेकिन फिर भी पेरेंट जो है एक एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए कि साफ देखिए। और कई जगह थोड़ा दुख भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। दुख इनकी सेंस ये होता है कि जो हमारे फी पेइंग पेरेंट्स हैं ना, कई जगह ये मुद्दा उठाते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस के बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, इनको निकालो, क्योंकि इनकी वजह से हमारी को फीस देनी पड़ती है। क्या सोचा मुझे नहीं पता। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लासेस में एक क्लासेस बन रही है, मतलब फीस देने वाले एक क्लास हो गई, ईडब्ल्यूएस दूसरी क्लास हो गई, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक तीसरी क्लास हो गई, और एक ऊपर वाले जो नीचे को वाले को देख के खुश नहीं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना, है? जबकि सब लोगों की प्रॉब्लम एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो सभी की प्रॉब्लम एक जैसी है ना। तो हमारा इंटरप्रिटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाए, उसके ऊपर कोई फीस नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए ना, हमारी दिल्ली सरकार जो है जब ये आई थी तो इनको मैंने बोला था कि भाई 9 से 12 तक जो फीस लेते हो तो बंद कर दो। आज तक नहीं बंद करी उन्होंने फीस लेनी, कम से कम स्कूल एजुकेशन तो फ्री कर दो। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं मुझे लगता है। और इसमें हम लोगों ने, हमारी ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने कहा कि एक नेशनल लॉ लाना चाहिए, और नेशनल लॉ में वो सारे इंग्रेडिएंट बेस्ट, मुझे लगता है स्टेट का अगर कोई लॉ है तो तमिलनाडु का है जो 2009 में बना। और उसके अंदर हमने ये भी प्रपोजल दिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है स्कूल के अंदर, उसके अंदर प्लीज़ आप जो है 50% पेरेंट्स को दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन। या तो ये भाग जाएंगे सब बंद करके, और यहाँ ये सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन आप समझते हो कि सब संभव नहीं है। अभी तो मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ देख रहा था ऑनलाइन कि उत्तराखंड में लोग लड़ रहे थे कि लॉ 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 लॉ, और लॉ ड्राफ्ट हुआ और कल गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर दिया। ये कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर कोई अथॉरिटी है जो क्वालिटी स्कूल के अंदर मेंटेन करेगी, उसके हिसाब से एक नया ड्राफ्ट बनाओ। अभी मैंने उसको समझा नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो कौन सी अथॉरिटी है, और NEP में क्या लिखा हुआ है कि वो प्राइवेट स्कूल को कैसे करेगा। तो अगर वो ट्रेंड उत्तराखंड का मान लें हम, तो जहाँ भी ये लॉ बने हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ओपन हो जाएगी, ओपन मार्केट जैसे होती है ना प्राइवेट स्कूल की। और हमारा जो नेशनल पॉलिसी है जो मेरे को समझ में आई है वो टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ से है। बातें तो कर रहे हैं वो बहुत, हम ये कंस्ट्रक्शंस कर देंगे गवर्नमेंट स्कूल की, ये कर देंगे, लेकिन 1.5 साल में 2 साल में तो कुछ किया नहीं, और करेंगे कहाँ से, कोई गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। ये कोविड का पीरियड इतना अच्छा था कि लोग अपने बिल्डिंग्स बना सकते थे, किसी ने कुछ नहीं किया। और अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा बच्चा जो हमारा प्राइवेट स्कूल का फीस ना देने के कारण गवर्नमेंट स्कूल में आ गया है। अभी तक तो यही ट्रेंड चल रहा था, एक केरला को छोड़ के सब देश के सारे गवर्नमेंट स्कूलों का एनरोलमेंट डाउन जा रहा था, है। लेकिन अभी जैसे ही प्राइवेट स्कूल का ये पंगा हुआ तो एनरोलमेंट बढ़ गया सभी जगह। लेकिन अब सवाल ये है, अगेन द सेम क्वेश्चन इज कि अगर आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरी में आए हैं ना, वो इसलिए नहीं आए आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वो इसलिए आए हैं कि वहाँ फीस नहीं दे पाए और उनको मजबूरन वहाँ से फोर्सिबली यहाँ आना पड़ा। तो अगर आप नहीं उनको एजुकेशन प्रॉपरली देंगे तो वो भाग जाएंगे, और वो भी भाग जाएंगे तो जो पहला वाला ट्रेंड है एनरोलमेंट वाला डाउन का वो चल पड़ेगा। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो जो लगती है एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना स्कूल का वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपनी उसी से प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर चल ही नहीं सकता सिस्टम। आज 8-10 करोड़ बच्चे मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, तो उनकी तो होप ही सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और जो 8-10 करोड़ पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में, सब लोग जानते हैं क्या हालत है। तो अगर गवर्नमेंट उनको मेंटेन नहीं करेगी, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट नहीं करेगी प्रॉपरली, तो गड़बड़ी गड़बड़ है। और प्राइवेट स्कूल वाला क्या है, वो गवर्नमेंट को भी लूटता है और जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको भी लूटता है, पेरेंट्स को भी लूटता है, तीनों को ही लूट रहा है वो तो है। अभी दिल्ली के अंदर 2015 में
दिल्ली गवर्नमेंट ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एक कानून लाए सेक्शन 10 को ख़त्म करने के लिए। सेक्शन 10 दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, जो पैराइटी देता है उनको, टीचर्स को और एम्प्लॉइज़ को प्राइवेट स्कूल्स के, कि आपको इक्वल पे मिलेगा जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है। ये लोग कानून लाए और कानून पास कर दिया इन्होंने, वो सेक्शन ही खत्म। इसका मतलब रिड्यूसिंग ऑल एम्प्लॉइज, 2 लाख से भी ज़्यादा जो दिल्ली के एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स और वे, उनको डोमेस्टिक सर्वेंट बना। वो तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो टेक्निकली रॉन्ग था प्रोसीजर जिससे उन्होंने पास किया था असेंबली में, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटक गया। लेकिन अभी भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारा को वो लॉ दो। और उसकी बैकग्राउंड में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जब जून एंड और जुलाई बिगनिंग में मेरी मीटिंग हुई जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया थे, तो मुझको कहा गया कि हम इस तरीके का कानून लाएंगे तनख्वाह खत्म करने का। और क्यों लाएंगे, एग्जैक्टली वर्ड बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो स्कूल के मैनेजमेंट्स हैं ना, ये बहुत शरीफ लोग हैं और ये बेईमानी नहीं करना चाहते, ऑनेस्ट, क्योंकि ये इनकी छोटी छोटी फीस होती है, कानून में तनख्वाहें बड़ी मोटी मोटी हैं, तो ये क्या करते हैं, सारे गलत काम करते हैं मजबूरी में। तो हम ये सेक्शन खत्म कर देंगे जिससे इनकी मजबूरी खत्म हो जाएगी। मैंने उनको बोला, मैंने तुम गवर्नमेंट हो भाई, गवर्नमेंट का काम होता है कानून को लागू करना है। तुम्हें ये जो पे कमीशन की सैलरी है, ये टीचर्स और एम्प्लॉइज पे लागू करने चाहिए, और जो नहीं करे उसके खिलाफ एक्शन लो। तो सिसोदिया जी मुझे कहते हैं कि अशोक जी 2000 स्कूल दिल्ली के बंद हो जाएंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ये बच्चे मेरे स्कूल में आएंगे। लेकिन आपका कौन सा स्कूल है? तो केजरीवाल ने उसको समझाया कि भाई अशोक का मतलब सरकारी स्कूलों में आएंगे। भाई इट इज़ नॉट योर जॉब, आप कर क्या रहे हैं? और वही सोच आज भी वहाँ चल रही है। तो मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही 19-20 हैं देश के अंदर, है? तो लेकिन बट दिस शोज द ट्रेंड, माइंड सेट दिखा रहा है सरकार का, और सभी जगह ऐसा है। हमने इसलिए एक ड्राफ्ट ये भी बनाया कि टीचर्स को सिक्योरिटी दीजिए, आप टीचर्स को पे कमीशन का सैलरी दीजिए। और दुर्भाग्य की बात जो उसमें सीन में पूरे इस ड्रामे के अंदर जो दुर्भाग्य वाला पार्ट है वो ये है कि जब उन्होंने ये लॉ निकाला, तो हमारे पेरेंट्स बड़े खुश, साहब अब तो इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो हमारी फीस भी नहीं बढ़ेगी। दिल्ली में मुझे एक भी पेरेंट नहीं मिला, दुर्भाग्य की बात बता रहा हूँ, जो ये कहता नहीं जी ये मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कानून के हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए, और उसकी वजह से अगर मेरी फीस बढ़ती भी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट ने क्या करा, क्योंकि हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था उनके ऊपर, तो हमको काउंटर करने के लिए, जबकि काउंटर करने की जरूरत नहीं थी, हम इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने एमएलए इलाकों में भेजे, और इलाकों में जाके उन्होंने बोला देखो हमारी सरकार ने कानून निकाला है, इनकी तनख्वाह खत्म, फीस बढ़ेगी नहीं, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो हम लोग कैसी सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये बहुत प्रॉब्लम है, हर एक के लेवल पे प्रॉब्लम है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो। एक अजीब सी सोच जो है ना वो जगह स्पेस ले रही है, और उसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज तो हम हमेशा कहते हैं कि टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं ना वो दोनों एलाइड हैं, दुश्मन नहीं है दूसरे के, एलाइड हैं, और दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, और खासकर प्राइवेट स्कूल में इकट्ठा होकर मैनेजमेंट को आइसोलेट करना चाहिए। अभी क्या होता है कि टीचर को अगर विक्टिमाइज करना है तो पेरेंट को यूज करते हैं ये लोग, और पेरेंट को या बच्चे को एक्सप्लॉइट करना है, विक्टिमाइज करना है, तो टीचर को यूज करते हैं। वो रोज घटनाएं होती हैं ये, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। तो यही सब मोटी मोटी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये बातें, बेसिक चीज़ें अगर हम दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ पे उलझ जाएंगे कि किताबें क्यों बेच रहे हैं, ये यूनिफॉर्म क्यों बेच रहे हैं। ये कोई ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की लड़ाई नहीं है, फंडामेंटल बेसिक रूट्स की लड़ाई है। अगर वो आप ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर तो आप घूमते रहेंगे। आपकी 400 रुपये की किताब हो गएगा, अच्छा कल से 200 रुपये में ले जाना। जैसे अभी पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, फिर कहते चलो 8-10 रुपये कम कर देते हैं।
खुश हो ना? यही है स्टोरी। थैंक यू।